नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया का, भारत में यूरोपियन के आगमन का ये जो चैप्टर है। और हम इस लेक्चर सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर सीरीज है और ये स्पेशली प्रिपेयर की गई है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एचपीएस, लाइट सर्विसेज, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अराइवल में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा मई 1498 में, कैलिकट जो कि प्रेजेंट डे कोझिकोड कोस्ट है केरला की, वहाँ पर सबसे पहले आए थे। उसके बाद डच नीदरलैंड्स वाले आए थे 1596 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स 1608 और उसका डेनिस 1616 और सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच 1664। और कंपनी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पोर्तुगीज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1502 में बन गई थी, ब्रिटिशर्स की 1599 में, और डच की 1602 में, और डेनिस की 1616 में, और फ्रेंच की 1664 में। तो आज हम जो है मर्जिंग ऑफ दी टू इंग्लिश कंपनी से जो है शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आफ्टर द इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688, तो जब इंग्लिश जो एक रेवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई 1688 में, तो विग्स जो थे, तो विग्स के बारे में देखिए मैं आपको पहले बता दूं। विग्स जो है एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक राजनीतिक समूह था, एक राजनीतिक दल था इन दी पार्लियामेंट्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और बिटवीन 1680 एंड 1850 विग्स ने जो है कंटेस्ट किया पावर विद देयर राइवल्स द टोरीज। तो टोरीज और विग्स आपने ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल पार्टी है आपकी यूके में। और विग्स बाद में देखिए मर्ज्ड हो गए थे लिबरल पार्टी के साथ विद द पीलाइट्स एंड रेडिकल्स इन 1850। तो पीलाइट्स ये भी राजनीतिक दल है। तो मैनी विग्स के द्वारा लेफ्ट कर दी गई थी लिबरल पार्टी इन 1886 टू फॉर्म दी लिबरल यूनिस्ट पार्टीज, जो कि बाद में आपकी मर्ज हो गई थी कंजर्वेटिव पार्टी इन 1912। तो सिंपली आप ध्यान रखना कि विग्स क्या थी, एक राजनीतिक दल थे। तो देखिए जो विग्स जो थे, तो इनका देखिए काफी ज्यादा जो एक इन्फ्लुएंस था, एक इनहेंस्ड इनका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, इनके द्वारा अपोज की गई मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो देखिए जो मोनोपोली, जो एकाधिकार जो इंजॉय करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और इसके विरोध में इन्होंने एक जो है विरोधी कंपनी, एक राइवल कंपनी जो है इन्होंने सेटअप की, फॉर्म की, और डेप्यूट किया इनके द्वारा सर विलियम नॉरिस को एज इट्स एम्बेसडर टू द कोर्ट्स ऑफ औरंगजेब। तो सर विलियम नॉरिस को इन्होंने जो है राजदूत बना के भेजा औरंगजेब के दरबार में, जनवरी 1701 से अप्रैल 1702 तक, ताकि कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस इनको मिल सके, कुछ व्यापार में इनको अधिकार या विशेष अधिकार मिल सके। लेकिन ये जो नई जो कंपनी थी, ये एक प्रकार का फेलियर रहा, एक प्रकार की असफलता रही। इसके बाद देखिए क्राउन जो है सामने आता है, और जो प्रेशर एक क्राउन बिल्ड करता है, और इसके साथ पार्लियामेंट, जो इनकी पार्लियामेंट होती है, ये भी जो है इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करती है। और ये जो दो जो कंपनीज बन गई थी बाद में, इनको जो है अमेगलमेट कर दिया जाता है, इकट्ठा मिला दिया जाता है 1708 में अंडर द टाइटल, और इसको नाम दिया जाता है यूनाइटेड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। दिस वाज द ईस्ट इंडीज कंपनी। और ये जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने 1708 से 1873 तक जो है भारत के ऊपर जो है पॉलिटिकल पावर जो है सेटअप की इंडिया में। एक पॉलिटिकल पावर जो है, एक राजनीतिक पावर जो है भारत में इसके द्वारा जो है बाद में सेटअप की। तो थोड़ा हल्का सामने आता था कि इस तरह से मर्जर हुआ था दो पार्टीज का। अब आगे हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ द फ्रेंच टू इंडिया। तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था कि फ्रेंच जो है भारत 1664 में आए थे, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में बनी थी। ये चीज आप ध्यान रखना। तो फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। तो देखिए जो फ्रेंच जो थे, ये अर्ली 16th सेंचुरी से ही काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि हमने जो है भारत के साथ एक व्यापार करना है, भारत के साथ जो एक इंगेजमेंट जो है व्यापार में हमने बढ़ानी है ईस्ट में, इसके साथ साथ पूर्व में हमने जो है व्यापार करना है। लेकिन फिर भी इंडियन कोस्ट में आते आते, इंडियन तट तक पहुंचते पहुंचते ये काफी ज्यादा लेट हो गए थे। और फ्रेंच जो है आपके देखिए लास्ट यूरोपियंस थे, अंतिम ये यूरोपियंस थे जो कि भारत जो है व्यापार करने के पर्पज से आए थे, व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। तो देखिए होता है क्या कि ड्यूरिंग द रीगेन ऑफ लुइस 14, तो लुइस 14 जो राजा थे फ्रेंच के, इनके कार्यकाल में क्या होता है कि इनके फेमस मिनिस्टर होते हैं, इनके काफी जो है प्रसिद्ध मंत्री होते हैं, कॉलबर्ट। इनके द्वारा लीड की जाती है फाउंडेशन ऑफ कॉम्पेग्नी डी इंडीज ओल्टेलीज, ये फ्रेंच में वर्ड लिखा गया है। तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपने सिंपली याद रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है इनके द्वारा जो है फाउंडेशन रखी गई कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में। और ये जो कंपनी थी, इसमें जो राजा है, इसने भी जो है काफी ज्यादा जो है डीप इंटरेस्ट जो है इसमें लिया, काफी गहरी रुचि उस दौरान वहां के राजा के द्वारा जो इसमें जो है दिखाई गई। इसके बाद देखिए फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में बनती है,
इसको जो है 50 साल की एक मोनोपोली जो है फ्रेंच ट्रेड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, तो इंडियन और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के व्यापार से रिलेटेड इसको एक मोनोपोली दे दी जाती है, एक अधिकार देखिए इनको दे दिया जाता है। मैप में देखिए एक बार मैं आपको इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और जो मेडागास्कर जो कंट्री है जो कि अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे, तो उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो देखिए आप ये वर्ल्ड मैप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और सामने आप हमारे प्यारे भारत को देख सकते हैं। तो भारत के देखिए साउथ में, पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में देख सकते हैं और अरेबियन सी देख सकते हैं। थोड़ा जूम आउट करूंगा तो ये है इंडियन ओशन। तो ये एक बात चली हुई है यहाँ पर इंडियन ओशन की, यानी कि जो इंडियन ओशन का जो रीजन है जहाँ पर कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड करने से रिलेटेड मोनोपोली जो है वहाँ के जो राजा होते हैं फ्रांस के, उनके द्वारा 50 सालों के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। और ये अपनी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेडागास्कर। तो मेडागास्कर देखिए कैपिटल है एंटेनेरिवो, और एक कंट्री है आपकी, ये आइलैंड कंट्री है आपकी एक इंडियन ओशन में। और देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रियूनियन आइलैंड आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से क्लिक करें तो ये फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रेंच टेरिटरी है ये इंडियन ओशन रीजन में। तो आज भी एक इनकी ये टेरिटरी है इंडियन ओशन रीजन में। इसके साथ साथ देखिए पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन से जब हम इस तरह से जो है आपके ईस्ट की तरफ जाएं तो ये रीजन है आपका पैसिफिक ओशन, ये नॉर्थ पैसिफिक है, ये साउथ पैसिफिक है। तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन वाला जो है ये रीजन आपका इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए क्या होता है, जो फ्रेंच किंग है, जो फ्रांस के जो राजा थे, इनके द्वारा कंपनी को कंसेशन दी जाती है, छूट दी जाती है इन परपेचुइटी, यानी कि ये छूट दी जाती है अनंत काल के लिए। तो फ्रांस के राजा क्या करते हैं, एक और जो है कंसेशन छूट ग्रांट करते हैं कंपनी को अनंत काल के लिए फॉर द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के व्यापार से रिलेटेड अनंत काल के लिए ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जो कि जो 1664 में जो बनती है, इसको जो है एक अनंत काल के लिए आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, जो कि मैंने आपको दिखाया मैप में, उसके ट्रेड से रिलेटेड एक अनंत काल तक एक कंसेशन जो है छूट जो है देती है। एज वेल एज एनी अदर टेरिटरीज इट कुड कनकर, उसके साथ साथ ये भी बोल देती है कि जो भी आप भविष्य में कोई भूमि टेरिटरी जीतेंगे, आप कनक्योर करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक अनंत काल के लिए क्या दे दी जाती है, कंसेशन दे दी जाती है, छूट दी जाती है वहां से, वहां पर व्यापार करने से रिलेटेड। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए कंपनी जो है स्पेंड करती है लॉट ऑफ मनी और रिसोर्सेज, तो अपना काफी ज्यादा पैसा और संसाधन जो है मेडागास्कर जो कॉलोनी है इसको रिवाइव करने में, इसके पुनर्जागरण में, इसके दोबारा से इसको जो है उठाने में जो है काफी ज्यादा जो है पैसा और संसाधन में खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर इनको सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद क्या होता है, 1667 में फ्रांसोइस कैरोन, तो ये अब नाम ध्यान रखना, फ्रांसोइस कैरोन जो होते हैं, इनके द्वारा एक एक्सपेडिशन जो है भारत को जो है लीड की जाती है। ये भारत में एक्सपेडिशन ऐसा अभियान होता है, लेकिन भारत के लिए देखिए एक यात्रा करके आते हैं, एक जो है अपने साथ जो है कंपनी के लोगों को लेके आते हैं 1667 में फ्रांसिस कैरोन, और एक अपनी फैक्ट्री सूरत में सेटअप करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है, हमारी पहला कारखाना कहाँ लगता है, सूरत में। कब? 1667 में। कंपनी कब बनी? 1664 में। और 1667 में इनका पहला कारखाना कहाँ लग जाता है? भारत में। और इस अभियान को, इन लोगों को कौन लेके आता है? फ्रांसिस कैरोन। इसके बाद एक और होते हैं आपके एक मरकारा पर्शियन, तो एक पर्शियन, एक ईरानी, एक जो है आपके लोग होते हैं मरकारा पर्सन होते हैं। मरकारा ये एक्ोपेंट करते हैं कैरन को, ये जो है कैरन के साथ आते हैं, इनकी सहायता करते हैं टू फाउंड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1669। तो दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री, दूसरा फ्रेंच कारखाना ये कहाँ पर लगा देते हैं? मसूलीपट्टनम 1669 में लगा देते हैं। और ये कब करते हैं? पहले ये एक पेटेंट ऑब्टेन कर देते हैं फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से। तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा कहाँ के? आपके आंध्र प्रदेश में। तो मसूलीपट्टनम भी कहाँ पर है? हमारी आंध्र प्रदेश में। तो ये मैं अब आपको बहुत बार बता रहा हूँ अपनी लेक्चर सीरीज में। तो ये मसूलीपट्टनम का एरिया देख लीजिए आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर यह मसूलीपट्टनम, इसके नीचे पुलिकट है, इसके नीचे नागापट्टनम है, टूटिकॉन है। तो इंपॉर्टेंट जो रीजन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1673 में फ्रेंच के द्वारा ऑब्टेन की जाती है एक परमिशन फ्रॉम शेस्ता खान। शेस्ता खान को होते हैं, ये मुगल सूबेदार होते हैं बंगाल के। तो बंगाल के जो मुगल जो सूबेदार थे शेस्ता खान, इनसे फ्रेंच जो है 1673 में अनुमति प्राप्त कर लेते हैं टू इस्टेब्लिश अ टाउनशिप एट चंद्रनागौर नियर कोलकाता। तो चंद्रनागौर नियर कोलकाता में एक नगर सेटअप करने की अनुमति जो है फ्रेंच जो है शेस्ता खान से ले लेते हैं, जो कि मुगल सूबेदार होते हैं बंगाल के, मुगलों के सूबेदार होते हैं ये बंगाल के। और परमिशन कब मिल जाती है इनको? ये 1673 में ये परमिशन ये ले लेते हैं। आगे जो है देखिए, जो फ्रेंच जो कंपनी है
इनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं फैक्ट्रीज, कारखाने अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया ऑल्सो। तो अदर जो पार्ट्स हैं हमारे, अदर जो हिस्से हैं भारत के, वहाँ पर भी इनके द्वारा कारखाने इस्टेब्लिश किए जाते हैं, पर्टिकुलरली इन दी कोस्टल रीजन्स। तो जो भी तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये ज़्यादा अपने कारखाने खोलते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है आपके माहे, कारिकाल, बारासोल, कासिम बाजार, ये जो इंपॉर्टेंट कुछ एक जो है ट्रेडिंग सेंटर बनते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। इससे पहले देखिए हम पौंडीचेरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि माहे भी हमने अभी पढ़ा, कारिकाल भी पढ़ा। तो पौंडीचेरी जो है देखिए नर्व सेंटर था फ्रेंच पावर का भारत में। तो 1673 में क्या होता है, जो शेर खान जो लोधी होते हैं, गवर्नर ऑफ वालिकोंडापुरम, तो वालिकोंडापुरम तमिलनाडु में एक जगह है अंडर बीजापुर सुल्तान। तो 1673 में शेर खान लोधी क्या करते हैं, जो फ्रांकोसिस मार्टिन है जो कि गवर्नर बनते हैं बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो फ्रांकोसिस जो मार्टिन थे उस तरह डायरेक्टर थे, मसूलीपट्टनम जो फैक्ट्री थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके ये जो है डायरेक्टर थे। इनको ये एक साइट दे देते हैं सेटलमेंट के लिए। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखना कि 1673 में जो शेर खान लोधी जो कि आपके गवर्नर थे वालीकोंडापुरम के अंडर दी बीजापुर सुल्तान, ये क्या करते हैं, फ्रांकोसिस मार्टिन को जो है एक साइट दे देते हैं सेटलमेंट के लिए। और फ्रांकोसिस मार्टिन कौन थे उस दौरान, डायरेक्टर थे मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के। तो ये जो सेटलमेंट है, यहाँ पर जो जगह जो दी जाती है सेटलमेंट के लिए, यहाँ पर 1674 में फ्रेंच के द्वारा या फ्रांकोसिस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी को सेटअप किया जाता है। तो प्रेजेंट जो पुडुचेरी हमारी जो यूटी है, ये उस दौरान फ्रेंच के द्वारा ही सेटअप की गई थी। इन द सेम ईयर जो फ्रांकोसिस मार्टिन है, ये रिप्लेस करते हैं कैरोन एज अ फ्रेंच गवर्नर। तो बाद में फ्रांकोसिस मार्टिन क्या बन जाते हैं आपके जो है गवर्नर भी बन जाते हैं। तो पुडुचेरी के बारे में प्रेजेंटली हम पुडुचेरी इसको बोलते हैं, उस तरह पौंडीचेरी बोलते थे। तो पौंडीचेरी देखिए 3 स्टेट्स में जो है फैली हुई है और 4 इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 3 स्टेट्स जहाँ पर आपको पौंडीचेरी जो है फैली हुई है, इसमें आ जाती है एक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक केरला। तो आंध्र प्रदेश में जो है पुडुचेरी की आपकी यानम डिस्ट्रिक्ट है। और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पुडुचेरी और कारिकाल 2 इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और तीसरी माहे इसकी जो है केरला में है, थोड़ा-सा आप ध्यान रखना। इसके साथ-साथ जो वालीकांडापुरम जो है तमिलनाडु में, ये आप यहाँ पर जैसे जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग सेंटर्स के बारे में हमने बात कर ली। इसके साथ-साथ देखिए जब जो है फ्रांकोसिस मार्टिन जो है 1674 में पौंडीचेरी का भी जब चार्ज लेते हैं, तो इसको एक महत्वपूर्ण प्लेस के रूप में, महत्वपूर्ण स्थान के रूप में ये क्या करते हैं, इसको डेवलप करते हैं, इसका विकास करते हैं। और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है फ्रेंच का जो है भारत में एक बनता है पौंडीचेरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अर्ली सेटबैक्स टू दी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कुछ एक देखिए शुरुआती जो है असफलताएं जो है, नाकामयाबी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में देखने पड़ी। उसमें क्या क्या था, पहली इसमें देखिए जो फ्रेंच जो पोजीशन थी इंडिया में, जो फ्रेंच की जो पोजीशन थी, जो स्थिति थी भारत में, ये काफी ज्यादा बैडली अफेक्टेड हुई विद द आउटब्रेक ऑफ वार बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। तो फ्रांस और डच के बीच में क्या हो गया था, आपका एक युद्ध आउटब्रेक हो गया, जिससे इनकी जो स्थिति थी भारत में, ये काफी बुरे तरीके से जो है प्रभावित हुई। अब देखिए डच जो थे, डच काफी ज्यादा मजबूत हो गए थे बाय देयर अलायंस विद द इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ जो इनकी अलायंस हो गई थी, इससे डच जो है काफी ज्यादा मजबूत थे सिंस द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। और डच ने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया पौंडीचेरी को 1693। पौंडीचेरी क्या था, नर्व सेंटर था फ्रेंच का। तो 1693 में पौंडीचेरी को किसने कैप्चर कर लिया, आपके डच ने, नीदरलैंड ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्या होता है, तो देखिए फ्रेंच और डच के वार से रिलेटेड होती है फिर आपकी 1693 में जो ये पौंडीचेरी को जो है कैप्चर करते हैं। इसकी बात होती है ट्रीटी ऑफ रिस्बिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज एग्जामिनेशन में ये पूछ ली जाती है कि ट्रीटी ऑफ रिस्बिक किन किन के वार से रिलेटेड, किन किन युद्ध से रिलेटेड है, या किन दो की से रिलेटेड है। तो फ्रांस और डच से ये रिलेटेड है। तो ट्रीटी ऑफ रिस्बिक कंक्लूडेड होती है सितंबर 1697 में। तो सितंबर 1697 में ट्रीटी ऑफ रिस्बिक होती है, और ये स्टोर कर देती है पौंडीचेरी को फिर से, किसको, फ्रेंच को। और जो डच के जो गैरिसन होते हैं, हेल्ड ऑन इट फॉर 2 मोर ईयर्स। जो डच के जो गैरिसन होते हैं, गैरिसन जगह होते हैं, किले प्रकार के आप समझ सकते हैं, जहाँ पर सेना को रखा जाता है। तो ये यहाँ पर जो है 2 मोर सालों तक जो है, और सालों तक यहाँ पर रहती है, यानी कि डच की जो सेना है लगभग यहाँ पर 2 सालों तक और रहती है पौंडीचेरी में। इसके बाद देखिए क्या होता है, अंडर फ्रांसोकिस मार्टिन एबल जो एक गाइडेंस थे, पुडुचेरी दोबारा से फ्लोरिश हो जाता है, टर्न आउट टू दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। तो इसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच जब दोबारा डच सॉरी पौंडीचेरी जब दोबारा फ्रांस के अंडर आ जाता है, तो फ्रांसोकिस मार्टिन जो है इनके एक एबल जो है गवर्नर होते हैं। तो इनके अंडर जो है ये दोबारा से क्या करता है, फ्लोरिश करता है, फलता फूलता है। और अगेन इनकी बहुत महत्वपूर्ण एक सेटलमेंट के रूप में जो है उभर जाता है भारत में। लेकिन जल्द ही क्या हो जाता है, जो फ्रांकोइस मार्टिन है ये डाइड हो जाता है आपके 31 दिसंबर 1706 में। तो देखिए जब डेथ होती है फ्रांकोइस मार्टिन की, ये जो गवर्नर थे
31 दिसंबर 1706 में जब इनकी मृत्यु होती है, तो काफ़ी बड़ा एक सेटबैक ये कंपनी को लगता है। तो इसके बाद देखिए कंपनी को दोबारा से जो है रीऑर्गनाइज़ होना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एक जो है आपकी जो है तितर-बितर हो गई थी। इनकी बहुत सारी जो टेरिटरीज़ थी भारत में, ये भी जो है आपके जो है राइवलरीज़ के हाथों ये जो है गँवा चुके थे फ्रेंच। तो 1720 में क्या होता है, जो फ्रेंच जो कंपनी है, ये रीऑर्गनाइज़्ड होती है एज़ द परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडियाज़। अ, और ये जो है रिवाइव करते हैं अपने स्ट्रेंथ को। और ये देखिए फर्दर जो एनहांस होती है बाय द स्टीवर्डशिप ऑफ टू एक्टिव एंड वाइज गवर्नर्स। तो 2 इनके महत्वपूर्ण गवर्नर आते हैं, लिनुयर और डुमास। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य करते हैं और दोबारा से जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रिवाइव करते हैं 1720 से 1742 तक। फर्दर जो फ्रेंच इंडिया इनको बैक किया जाता है बाय द फ्रेंच पोजेशन ऑफ मॉरिशस। तो फ्रांस कुछ एक अपनी पोजेशन मॉरिशस में भी करते हैं, इसके साथ रियूनियन आइलैंड में भी, साउथ इंडियन ओशन। तो रियूनियन आइलैंड मैंने आपको पहले ही बताया, करंटली भी इंडियन ओशन में रीयूनियन जो आइलैंड है ये फ्रांस को बिलोंग करता है। इसके साथ साथ ये जो है मॉरिशस की भी जो पोजेशन करते हैं। अब देखिए इसके बाद शुरू हो जाता है आपका दी एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। एंग्लो मीन्स इंग्लिश। तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में एक स्ट्रगल जो है शुरू हो जाता है फॉर सुप्रीमेसी। दी कार्नेटिक वार्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्नेटिक जो रीजन है आपने ध्यान रखना, जो कोरमंडल जो कोस्ट वाला जो रीजन है जनरली ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, तो ये कोरमंडल वाला ये आपका जो रीजन है, इस रीजन को कार्नेटिक रीजन भी बोलते हैं। तो जो कार्नेटिक वार्स हैं वो हम यहीं से डिस्कस करेंगे, कार्नेटिक जो युद्ध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुश्मनी के क्या कारण रहे। कार्नेटिक वार्स आपने ध्यान में रखने हैं, किस किस के बीच में है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में है। इसको एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी बोलते हैं। और सुप्रीमेसी के लिए जो स्ट्रगल था, तो सभी जो अपना प्रभुत्व जो है स्थापित करना चाहते थे, दोनों सॉरी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन अंत में क्या होता है, इंग्लिश की जीत होती है और बाद में इंग्लिश जो है या ब्रिटिशर जो है फिर पूरे भारत के ऊपर जो राज करते हैं। तो बैकग्राउंड क्या रहता है इस राइवलरी का, इस दुश्मनी का, देखिए बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए दोनों के दोनों जो है, चाहे ब्रिटिशर्स थे चाहे फ्रेंच थे, ये भारत आए थे किस चीज के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये जो है जो पॉलिटिक्स जो है भारत की, उसमें ये पड़ जाते हैं। जो राजनीति जो होती है भारत में, उसमें ये इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। और दोनों का विजन था कि हमने इस्टेब्लिश करनी है एक पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। तो दोनों ही, चाहे ब्रिटिशर्स हैं चाहे फ्रेंच है, ये चाहते थे कि हमने क्या इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है एक राजनीतिक अपनी जो है शक्ति इस रीजन में, इस क्षेत्र में जो है स्थापित करनी है। और देखिए जो फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी है, इसके कुछ एक जो है हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल भी जो है कारण थे। क्योंकि पुराने समय से मतलब इतिहास में भी जो है या इससे पहले भी जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो है, यूरोप में भी जो है आपके क्या है मनमुटाव रह चुके थे। इनके बीच में जो है युद्ध हो चुके थे। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, और जो कि बाद में एंड हुआ विद द कंक्लूजन 7 ईयर्स वार। तो देखिए जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन है, इसका टाइम पीरियड है 1740 से 48, और ये सेंट्रल यूरोप में आपका हुआ, जनरली ऑस्ट्रियन इटली और अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी में। इसके बाद देखिए 7 ईयर्स की बात करें तो 1756 से 63 तक हुआ। ये भी एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ द ग्रेट पावर्स, प्राइमरली ऑफ द यूरोप और अमेरिका की जो इसमें पावर थी। तो अपोजिंग जो लाइन्स थी इंक्लूडेड करते थे ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरी साइड थे आपके फ्रांस, स्पेन, सेक्सोनी, स्वीडन, रशिया। तो इस तरह से आप देखना, यानी कि पहले से ही मतलब बोलने का मतलब जो है आपकी इंग्लिश और फ्रांस के बीच में क्या थी, आपकी एक राइवलरी थी, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो है राइवलरी थी। और स्पेसिफिकली अगर हम भारत की ही बात करें, तो राइवलरी जो थी, दुश्मनी जो थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुए, 3 कार्नेटिक वार हुए, 3 कार्नेटिक युद्ध हुए। और इन युद्धों में जो है आपके अल्टीमेटली जो है इंग्लिश जीते। और इसने ये डिसाइड कर दिया कि ब्रिटिशर्स और इंग्लिश जो है मास्टर बनेंगे भारत के। फ्रेंच नहीं, तो फ्रेंच यहाँ से हट जाते हैं और मास्टर ऑफ इंडिया बाद में। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप कौन बनते हैं, आपके फ्रेंच इंग्लिश जो है बनते हैं, ब्रिटिशर जो बनते हैं, और फ्रेंच इसमें जो हार जाते हैं। अब हम आगे कार्नेटिक वार्स की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1740 में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, राजनीतिक जो सिचुएशन थी हमारी साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, ये काफी ज्यादा देखिए अनसर्टेन और कंफ्यूज थी, काफी ज्यादा अनिश्चित और कंफ्यूजन भरी स्थिति थी। निजाम थे आपके अशफ जहां, निजाम यानी राजा को बोला जाता था, हैदराबाद के निजाम। तो निजाम थे अशफ जहां हैदराबाद के, ये काफी ज्यादा क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। और ये देखिए फुली इंगेज थे, यानी कि पूरी तरह से व्यस्त थे इन बैटलिंग दी मराठास, मराठाओं से लड़ने में पूरी तरह से जो है व्यस्त थे वेस्टर्न डेक्कन में। जबकि इनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, ये स्पेकुलेट यानी कि आशंका कर रहे थे कि इनकी मृत्यु के बाद क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या परिणाम जो है इनकी मृत्यु के बाद निकलेंगे। और टू द साउथ ऑफ हिज किंगडम, और इनके किंगडम के दक्षिण की तरफ जो है
कोरोमंडल जो है कोस्ट थी, और यहाँ पर कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, कोई भी मजबूत राजा नहीं था जो कि बैलेंस ऑफ पावर जो है बना सके। इंस्टेड यहाँ पर क्या था, देयर वाज द रिमेनेंट ऑफ ओल्ड विजयनगर एम्पायर, तो यहाँ पर अवशेष बचे हुए थे थोड़े से पुराने विजयनगर एम्पायर के इन द इंटीरियर ऑफ मैसूर, कोचिन एंड तेम्बकोर इन द मालाबार कोस्ट, एंड ऑन द ईस्ट द स्मॉल स्टेट्स ऑफ द मदुरई, तेंजोर, त्रिचिनोपोली। तो ये सारे के सारे अवशेष किसके थे आपके, ये पुराने विजयनगर एम्पायर के ये जो है छोटे-छोटे जो है अवशेष थे। तो देखिए जैसे ही हैदराबाद का डिक्लाइन होता है, तो ये एक सिग्नल हो जाता है कि मुस्लिम जो एक्सपेंशनिज्म थी, जो इस्लाम जो एक्सपेंशन थी, जो विस्तार था, ये अब जो है क्या हो चुका है आपका, खत्म हो चुका है। और एंड द इंग्लिश एडवेंचर्स गॉट देयर प्लान्स रेडी, और इंग्लिश ने अपने प्लान्स जो है आगामी प्लान जो है अपने भारत के लिए तैयार रखे थे। ऑल्सो देयर वाज द मराठा किंगडम ऑफ तेंजोर, तो मराठा किंगडम ऑफ तेंजोर भी था, जो कि प्रोवाइडिंग करता था पेशवा ऑफ पुणे एंड एक्सक्यूज फॉर इंटरफेरेंस व्हेनेवर ही प्लीज्ड। तो जो पेशवा जो पुणे है, इनको जो मराठा किंगडम थे तेंजोर से, उसकी वजह से एक बहाना मिल जाता था कि इंटरफेरेंस करने का, जहाँ पर भी उनकी जो है इच्छा करती थी वहाँ पर इंटरफेयर करते थे भारत की राजनीति में। तो ये मराठा किंगडम जो था तेंजोर, उनकी वजह से इनको जो है एक्सक्यूज मिल जाता था, बहाना मिल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वार। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार की क्रोनोलॉजी आपने ध्यान रखनी, 1740 से 1748 में जो ये वार जो है फॉट किया गया। तो पहला कार्नेटिक वार, तो जितने भी कार्नेटिक वार हैं ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, जिनको एंग्लो फ्रेंच वार भी बोला जाता है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार के अगर बैकग्राउंड की हम बात करें, तो देखिए इसमें बताया गया कि जो कार्नेटिक है, ये जो है नेम गिवन था टू द यूरोप, ये जो नेम था ये गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरमंडल कोस्ट, जो हमारी कोरमंडल जो कोस्ट है एज वेल उसको जो हिंटरलैंड है उसको जो है कार्नेटिक नाम दिया गया था। तो देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो कोंकण जो कोस्ट है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को कवर करेगी, मालाबार कोस्ट ये केरला को। और देखिए तीन हमारी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो कोंकण और मालाबार है ये वेस्टर्न कोस्ट है। उसके बाद देखिएगा अगर हम कोरमंडल कोस्ट की बात करें तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के रीजन को कवर करेंगे, और ईस्टर्न ये कोस्ट है हमारी, पूर्वी ये तट है। इसके साथ नॉर्थ शीर्षक की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा को ये कवर करेंगे। और उत्कल प्लेन्स की अगर बात करें, ओडिशा थोड़ा पोर्शन में आंध्र प्रदेश का कवर हो जाएगा। तो इसी कोरमंडल कोस्ट को, जो कि जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में थी, ईस्टर्न कोस्ट, इसी को कार्नेटिक जो नाम ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, सॉरी यूरोपियंस के द्वारा ये नाम दिया गया था, नॉट ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस इसको क्या बोलते थे, आपके कार्नेटिक रीजन इसको बोलते थे, कोरमंडल कोस्ट को और इसके इंटरलैंड्स को। तो आपने ध्यान रखना है कि कार्नेटिक जो है नाम दिया गया था कोरमंडल कोस्ट और इसके जो इंटीरियर जो एरियाज थे इनको यूरोपियंस के द्वारा। तो देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है एक एक्सटेंशन ही थी। किस चीज की एक्सटेंशन थी, एंग्लो फ्रेंच जो वार थे यूरोप में, जो यूरोप में इनके बीच में युद्ध हो रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, जो एंग्लो फ्रेंच वार जो यूरोप में हो रहे थे, उसी की एक एक्सटेंशन जो हमें कार्नेटिक वार के रूप में भारत में देखने को मिली, जिसका एक बहुत ही मुख्य कारण था आपका ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन 1740 और 1748 के। अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें, तो देखिए क्या था कि ऑल्थो फ्रांस, इमीडिएट होता है एकदम से जो कॉज थे, एकदम क्या कारण थे जिसकी वजह से एकदम ये वार हो गया। तो देखिए ऑल्दो जो फ्रांस जो था ये कॉन्शियस था ऑफ इट्स रिलेटिवली वीकर पोजीशन इन इंडिया। तो देखिए फ्रांस चिंतित था कि हमारी जो एक पोजीशन है भारत में ये वीक है, कमजोर है एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स, और ये हमें फेवर नहीं करती है एन एक्सटेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज टू इंडिया। फिर भी क्या होता है कि फिर भी इसके बाद क्या होता है, जो इंग्लिश जो नेवी होती है अंडर द बार्नेट, जो ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी, इंग्लिश की जो नेवी थी अंडर द बार्नेट, सीज्ड सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रांस। अब क्या हो जाता है कि पता था फ्रांस को कि हमारी जो पोजीशन है वो वीक है, और हम किसी भी प्रकार की हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी भारत में जो है मोल नहीं ले सकते हैं, खासकर इंग्लिश से या ब्रिटेन से हमें दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए भारत में, इस बात का इनको पता था। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंग्लिश नेवी क्या करती है, बारनेट के अंदर कुछ एक जो फ्रांस के जो समुद्री जहाज है उनको क्या कर देती है, कैप्चर कर लेती है, सीज कर लेती है, उनको जब्त कर लेती है। और किस चीज के लिए, फ्रांस को उकसाने के लिए, फ्रांस को भड़काने के लिए। इसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्रांस भड़क जाता है, और रिटाइलिएशन में जवाबी हमले में क्या करता है, फ्रांस सीज कर देता है मद्रास को 1746 में। यानी कि 1746 में फ्रांस क्या कर देता है, ब्रिटिशर्स के मद्रास को 1746 में क्या कर देता है, कब्जे में ले लेता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशस, द इसलिए फ्रांस अंडर एडमिरल ले बोर्डोनिस, द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस से भी ये हेल्प आती है। तो इससे क्या हो जाता है, एकदम आपका जो है कार्नेटिक वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार शुरू होता है। तो सबके लिए आपने जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि फर्स्ट कार्नेटिक वार की क्रोनोलॉजी 1740-48, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन की जो क्रोनोलॉजी ये भी है 1740-48। इनिवेटेड कॉज ये था कि क्या होता है कि फ्रांस को भड़काने के लिए इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट क्या करती है, इनकी कुछ फ्रांस की जो शिप्स हैं, जो समुद्री जहाज है, उनको जो है सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है। इसके
जवाबी हमले में फ्रांस भड़क जाता है और जवाबी हमले में क्या करता है, फ्रांस सीज़ करता है मद्रास को 446 में, और इसमें जो है न हेल्प लेता है फ्रांस, मॉरिशस से इनकी जो है फ्लीट आती है, सेना आती है। इसलिए फ्रांस अंडर एडमिरल ले बॉर्डर्स, तो इसलिए फ्रांसीसी समुद्री जहाज का नाम है इनका, लड़ाकू जो समुद्री जहाज थे, एक नेवी के जहाज हैं। तो एडमिरल बॉर्डर्स कंट्री आती है, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशस के, और इसके कारण एकदम से फर्स्ट कार्नेटिक वार जो शुरू हो जाता है। तो देखिए रिजल्ट क्या होता है, जो फर्स्ट जो कार्नेटिक जो वार है, पहला कार्नेटिक युद्ध एंडेड होता है 1748 में बैन ट्रीटी ऑफ एक्सले चापले। तो ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ एक्सले चापले पहले कार्नेटिक वार के बाद जो साइन होती है। इससे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ एक्सले चापले से ऑस्ट्रियन पावर ऑफ सक्सेशन ये जो आपके खत्म होते हैं, और इस ट्रीटी के तहत, इस संधि के तहत क्या होता है कि मद्रास को जो है ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया जाता है, इंग्लिश को वापस कर दिया जाता है, और फ्रेंच को जो है, जो भी इनकी जो टेरिटरीज जो इन्होंने अपनी भूमि नॉर्थ अमेरिका में लूज की होती है, ये इनको वापस मिल जाती है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट कार्नेटिक वार की। तो देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार को रिमेंबर किया जाता है फॉर द बैटल ऑफ एस्टीथोम मद्रास। तो ध्यान रखना आपने, बैटल ऑफ एस्टीथोम मद्रास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फोर्ट हुआ था बिटवीन दी फ्रेंच फोर्सेस, फ्रांस की फोर्सेस, और अनवर उद्दीन दी नवाबो कार्नेटिक। तो अनवर उद्दीन उस दौरान जो है नवाबो कार्नेटिक थे, तो इनसे जो है इंग्लिश के द्वारा जो हेल्प मांगी गई थी। तो इनके बीच में बैटल ऑफ एस्टीथोम जो होता है, और इसमें क्या होता है कि बहुत छोटी सी जो है फ्रांस की सेना होती है अंडर द कैप्टन पैराडाइज, और ये डिफीट कर देती है बहुत बड़ी जो भारतीय सेना होती है अंडर द महबूब खान एट एसटी थॉम्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अडयार। तो इससे देखिए ये काफ़ी बड़ी एक आई ओपनर होती है, ये दूसरे यूरोपियंस की या हमारे लोकल जो स्थानीय जो राजा होते हैं उनकी भी आंखें ये खोल देती हैं, और इनको भी पता लग जाता है कि अगर स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी भी हो, तो वो भी जो है बड़ी आर्मी को जो है डिफीट कर सकती है, अगर बड़ी आर्मी आपकी अनडिसिप्लिन है। और देखिए इस वार ने क्या किया, एडुकेटली ब्रॉड कर दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ नवल फोर्स इन द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन द डेक्कन। तो नवल फोर्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी इसने जो है आपकी जो है सामने लाई कि नवल फोर्सेस भी जो है आपकी नेवी जो है, नौसेना, ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है आपकी एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में जो है रोल प्ले कर रही है इन द डेक्कन। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम जो है सेकंड कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार को जो डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।